गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट देखिए लास्ट लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट स्टार्ट करा चुके थे और उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या उसकी यूनिट होती है, उसकी डेफिनेशन वगैरह सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। भाई कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा और इसमें आप सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि जब भी हम फ्री चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स के कारण वो फ्री चार्ज मूव करने लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इस टॉपिक में आप ये बात ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। भाई हमें यह पता है कि कंडक्टर के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं लेकिन उस मटेरियल को, उस सरफेस को छोड़ नहीं सकते हैं। मान लीजिए एक मेटेलिक सरफेस है और उस मेटेलिक सरफेस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे तो वो इलेक्ट्रॉन किससे बाउंड होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन एक एटम से जुड़े हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? किसी ना किसी एटम के तो होंगे। मेटल सरफेस किसी ना किसी एटम से तो मिलकर बनी होगी। सो उन एटम्स के वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब तक इंडिविजुअल एटम रहेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन केवल उस एटम के पास ही रहेगा, उस वैलेंस शेल में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम एक पर्टिकुलर एटम की नहीं, एक मेटेलिक सरफेस की बात करें जिसमें एक एटम नहीं, दो एटम नहीं, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एटम्स प्रेजेंट हैं, सो उस एटम में या उस मेटेलिक सरफेस में एटम्स अगर बहुत ज्यादा हैं और हर एटम के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। लेकिन यहां यह कंडीशन चेंज हो जाएगी कि वहां तो जब केवल एक एटम था तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री या वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो वहीं प्रेजेंट था। अब की बार इतने ज्यादा अमाउंट में एटम्स होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन जिस एटम के साथ था उस एटम को छोड़ के दूसरे एटम के पास चला जाएगा। दूसरे वाला हो सकता है पहले के पास आ जाए। कहने का मतलब वो जो मेटेलिक सरफेस थी, अब उस पूरी मेटेलिक सरफेस पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अब की बार वो मेटल सरफेस को नहीं छोड़ पाएंगे। जब वो इंडिविजुअल एटम था तो एटम को नहीं छोड़ पा रहे थे। अब मेटेलिक सरफेस आ गई है तो उस मेटेलिक सरफेस को नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन उस मेटेलिक सरफेस पे फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब अगर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो उनके कारण जब चार्ज मोशन में है तो वहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट आएगा। लेकिन वो जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो रैंडम डायरेक्शन होगी। कोई ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसे आ रहा है। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन रैंडमली होती है और वहां रैंडमली डायरेक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालें तो वो नेट एवरेज वेलोसिटी 0 बन जाती है। और अगर एवरेज वेलोसिटी 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने कोई मूवमेंट नहीं किया तो वहां कोई मोशन नहीं रहा, तो वहां कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। यह तब कंडीशन है जब केवल एक मेटेलिक सरफेस रखी है, उसके ऊपर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक नहीं लगाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो अलग कंडीशन होगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ लिख देते हैं। सो देखिए, we know that
conductors have free electron in very large amount and these electrons can move freely on the surface of conductor, but these electrons, लेकिन वो उस मेटेलिक या उस कंडक्टर की सरफेस को छोड़ नहीं सकते हैं, but these electrons cannot leave the conducting surface, उस कंडक्टिंग सरफेस को वो छोड़ नहीं सकते हैं। और यहां इस कंडक्टिंग सरफेस जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट एटम से मिलके बनी है। जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं वो किसी भी एटम के पास जा सकते हैं, लेकिन रहेंगे उस पूरी मेटेलिक सरफेस पे, उससे बाहर नहीं जा सकते। एंड ड्यूरिंग दिस मोशन they collide with other ions, और हम ये भी कह सकते हैं with other electrons, and emerge out with same velocity। मतलब इलास्टिक कोलिजन हम यहां मान के चले कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो जितनी वेलोसिटी से टकराने से पहले थी कोलिजन के बाद भी उतनी ही वेलोसिटी रही। लेकिन यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। बट द डायरेक्शन ऑफ free electron is random, so the average velocity of free electron is 0, hence there is no electric current। अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है तो कोई मोमेंट नहीं होगा, hence there is no electric current। और अगर कोई मोमेंट नहीं हुआ तो चार्ज मूव नहीं किया, और चार्ज अगर मूव नहीं किया तो इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होगा। ये तब कंडीशन है जब वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिंपली एक मेटेलिक सरफेस है। मूव किस कारण से कर रहे थे? मूव कर रहे थे, कुछ ना कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए मूव होने के लिए। आदमी को भी चलने के लिए, बोलने के लिए, कुछ काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो काम चाहे अच्छे करे या गलत करे, एनर्जी की तो जरूरत होती है। भले ही इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं करा रहा, लेकिन फिर भी रैंडम मोशन में है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत तो होगी। वो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी आई है थर्मल या टेम्परेचर के कारण। यहां जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस एनर्जी का नाम होगा थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी आ रही है उसका हम नाम देते हैं थर्मल एनर्जी, और उसी थर्मल एनर्जी के कारण वो रैंडम मोशन में रहेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अभी बताने वाला कि आप ऐसे नहीं ऐसे सीधे चलिए कोई नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन पे या इसी कंडक्टिंग सरफेस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को रैंडमली मूव नहीं होने देगा।
वो एक पर्टिकुलर रास्ते पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको मूव कराएगा। तो अब की बार रैंडम मोशन नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। एवरेज वेलोसिटी नॉन जीरो तो इलेक्ट्रिक करंट भी बनेगा नॉन जीरो। सो अब हम पढ़ते हैं व्हेन बट इफ वी अप्लाई some electric field, but if you apply some electric field on the conductor, और इस पे कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे। मान लो कि ये कंडक्टर है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सेकंड। इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन रैंडम मोशन होने के कारण एवरेज वेलोसिटी जीरो बन रही थी। लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, ऑन द कंडक्टर देन, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर दें तो क्या होगा। सो एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे कैसे। इसके लिए हमने क्या किया कि दो डाइलेक्ट्रिक डिस्क हमने मान लिए हैं। डाइलेक्ट्रिक डिस्क का मतलब एक प्लेट की शेप जो अंदर से खाली नहीं है। एक रिंग होती है जो कि बीच से खाली होती है, जो प्लेट होती है वो बीच से खाली नहीं होती है, तो हम उसे डिस्क का नाम देंगे। वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई है। सो उस पे हमने चार्ज इंड्यूस कराया। दो डाइलेक्ट्रिक डिस्क हम यहां लेके आए। एक डाइलेक्ट्रिक डिस्क पे हमने, सेम एरिया है इसका, उस डाइलेक्ट्रिक डिस्क का एरिया भी उतना ही होगा जितना इस कंडक्टर का है, और इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया है। इस डाइलेक्ट्रिक डिस्क पे हमने पॉजिटिव चार्ज सेपरेट कर दिया। सेकंड सरफेस पे हम एक सेकंड डाइलेक्ट्रिक डिस्क लेके आएंगे और उस डाइलेक्ट्रिक डिस्क पे चार्ज होगा नेगेटिव। ये सेकंड डाइलेक्ट्रिक डिस्क है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया और उसकी डायरेक्शन होगी प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, तो इस मेटेलिक या इस कंडक्टिंग सरफेस पे, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो अब मूव करने लगेंगे इस तरफ, क्योंकि प्लस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे इस प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे और इस नेगेटिव के पास प्लस आता जाएगा। लेकिन यहां पे, अच्छा फिर दूसरी बात, जैसे जैसे यहां इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज हमने डाइलेक्ट्रिक डिस्क पे रखा था, उस पॉजिटिव को ये नेगेटिव जो आ रहा है वो खत्म करता हुआ जाएगा, और सिमिलरली इस नेगेटिव को जो पॉजिटिव आ रहा था वो खत्म करता जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डिस्क जो कि चार्ज डाइलेक्ट्रिक डिस्क थे, अब वो अनचार्ज डाइलेक्ट्रिक डिस्क बन गए हैं। लेकिन अनचार्ज बनने से पहले वहां कुछ ना कुछ मोमेंट तो इन इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा था, और रैंडम नहीं था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी इस तरफ। किसके कारण? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो कि इस प्लस और माइनस के कारण आया है। सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो एवरेज वेलोसिटी नॉन जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी होगा नॉन जीरो। इन दिस सिचुएशन there will be known zero electric current,
but this is momentary करंट। ये एक थोड़े से टाइम के लिए ये करंट होगा, क्योंकि कुछ समय के बाद ही, बहुत जल्दी ही, ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव इस तरफ आ रहा था इस प्लस को जीरो कर देगा, और इधर जो प्लस आ रहा था इस माइनस को जीरो कर देगा। सो उसके बाद फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचेगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं बचा, और चार्ज नहीं बचा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अब भी यहां थे, लेकिन वो फिर रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट फिर से जीरो आना शुरू होगा। सो ये जो करंट आया ये मोमेंटरी करंट है, एंड इट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिएंट करंट। स्पेलिंग यही आएगी शायद, आप देख लेना, ट्रांजिएंट करंट। सो ये मोमेंटरी करंट होता है, कुछ समय के लिए हमारे पास, बहुत कम समय के लिए आता है। इसका मतलब अगर हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंडक्टर में एक बार तो इलेक्ट्रिक करंट आया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर जीरो बन गया, तो फिर कैसे काम चलेगा। उसके लिए हमने ये किया कि अगर हम एक स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, और स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे, इस डिस्क की बजाय, इन डाइलेक्ट्रिक डिस्क की बजाय हम एक बैटरी अप्लाई कर दें, तो उस बैटरी के कारण एक स्टेडी, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लगातार बना रहेगा। यहां तो इस फ्री चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया था, लेकिन वहां स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वो कांस्टेंट और लगातार चलता रहेगा, क्योंकि बैटरी हम लगातार कनेक्ट रखेंगे तो वो लगातार काम करती रहेगी। सो उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसके कारण, जिसके मोमेंट के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था, उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट भी कुछ ना कुछ आएगा। सो यहां पे देखिए, ये ध्यान रखना कि कुछ देर के बाद ये डाइलेक्ट्रिक डिस्क, आफ्टर सम टाइम, डाइलेक्ट्रिक डिस्क बिकम्स अनचार्ज्ड, so electric field is zero. But if we apply a steady electric field, then there will be continuous steady electric current due to this steady इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वहां पे लगातार इस स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगातार स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा। और यही तो हमें चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टर में जो करंट था वो लगातार फ्लो होता रहे। स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी मदद से अप्लाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ए सेल। चलो ये भी लिख लो। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, steady electric field, this steady electric field is applied with the help of cell या बैटरी। सो वहां उस केस में
जो मोमेंट था इलेक्ट्रॉन का वो लगातार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता रहेगा, सो वहां पे लगातार हमें करंट मिलता रहेगा। ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ क्या होता है वो देखिए। ओम्स लॉ, सबसे पहले ओम्स लॉ दिया किसने था वो आप देख लीजिए। वैसे तो नाम से पता चल रहा है ओम्स लॉ, जैसे न्यूटन्स लॉ वैसे ही ओम्स लॉ। तो यहां जो ये लॉ दिया है ये एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इसको दिया है और उन्हीं के नाम पे हमने इसको रखा, और उनका पूरा नाम है जॉर्ज सिमोन ओम। ये दिया था इन 1828। सो दिस लॉ is given by George Simon Ohm in 1828 and according to this law, ये कहता क्या है इन्होंने बता तो दिया, लेकिन इसमें ऐसा क्या बताया वो हमें देखना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वैसे इसे आप पहले 10th में भी पढ़ के आए होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor is directly proportional to current, is directly proportional to current I flowing through the conductor, कंडक्टर। कहता है कि एक कंडक्टर है आपके पास, उस कंडक्टर के दो एंड्स तो होंगे ही, उन दोनों एंड्स के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, जो करंट उस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है उस करंट के। सो इसका मतलब इट मींस V is directly proportional to I। ये हमारे पास ओम्स लॉ है, लेकिन ध्यान रखिए ये हर मटेरियल के लिए ये लॉ ओबे नहीं होता है। हर मटेरियल के लिए V is not directly proportional to current। मेनली ये कंडक्टर्स के लिए ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस किस के लिए ये फॉलो होता है। जिन जिन के लिए ये कंडीशन आएगी उनको हम नाम देते हैं ओमिक सब्सटेंस या ओमिक मटेरियल्स, और जिनको ये फॉलो नहीं होता है उनको हम नाम देते हैं नॉन ओमिक मटेरियल्स। ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसको आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। कंडक्टर्स के लिए ये मेनली एप्लीकेबल होता है। ये कंडक्टर्स के लिए ही बताया गया था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्योंकि आप देख लीजिए इंसुलेटर में आप पोटेंशियल डिफरेंस जितना अप्लाई करते हैं उतना करंट नहीं आता है, उसमें तो करंट आता ही नहीं है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब थोड़ा बहुत करंट आता है। इसका मतलब V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो इंसुलेटर के लिए नहीं है, सेमीकंडक्टर के लिए भी नहीं होगा, उसमें आएगा लेकिन फिर भी बराबर नहीं होगा। कंडक्टर के लिए ये एप्लीकेबल है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम होगा रेजिस्टेंस, जो कि अभी हम यहां पढ़ेंगे। सो
V is directly proportional to I and V equals to R I, where R is proportionality constant and it is called resistance. इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। ये हमारे पास V इक्वल्स टू आर आई, इसका नाम नंबर 1 दे दीजिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो इस ओम्स लॉ से निकल के हमारे पास आई है। और अगर मैं यहां V और I में एक ग्राफ ड्रॉ करूं सो वो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। चलो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब ओमिक और नॉन ओमिक सब्सटेंस की बात करेंगे तब। अब इस रेजिस्टेंस की बात कर लें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसके बारे में हम बात कर लें कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट या एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो करंट का अपोज करता है। जिस मटेरियल में से करंट फ्लो हो रहा है वो उस करंट का अपोज करेगा, वो उस करंट को रोकेगा। इसी प्रॉपर्टी का, ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी का जिसके कारण वो करंट का अपोज करता है, उसी प्रॉपर्टी का नाम है रेजिस्टेंस। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ object or material due to which it opposes the current flowing through it. Current flowing through it. इसके अंदर से, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से करंट फ्लो होगा वो ऑब्जेक्ट उस करंट का अपोज करेगा और उसी प्रॉपर्टी का नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई यहां से, R इक्वल्स टू V अपॉन I। ये रेजिस्टेंस जो ये प्रॉपर्टी आई है, ये प्रॉपर्टी निकल के आई ओम्स लॉ से। इसी कारण से इस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी का जो यूनिट था वो यूनिट भी हमने इन्हीं के नाम पे रखा और यूनिट इसकी बनी ओम। जो रेजिस्टेंस की SI यूनिट होगी दैट इज ओम। सो इसकी यूनिट आएगी, SI यूनिट इज ओम। ये इसकी यूनिट होगी। अब आगे अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की हम बात करें सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा उसे भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। सो यहां पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, आपको याद करने या रटने की उसमें जरूरत नहीं है। हर चीज रटोगे तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, इसलिए रिलेट करने की कोशिश कीजिए। सो यहां पे R इक्वल्स टू V अपॉन I, आपको V और I का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आप रेजिस्टेंस का निकाल पाएंगे। अगर V का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है, I का भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि फिर आप निकाल नहीं पाओगे। तो फिर ये सोचो कि फिर तो निकाल ही नहीं पाएंगे, तब भी आप निकाल पाएंगे। बस उसके लिए फिर आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए।
कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है और करंट किसके बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा है वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज। अब यहां से आपको भले ही V का ना पता हो लेकिन इनका तो पता ही होगा। इनका भी नहीं पता है तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q। इसका तो आसान ही होता है। अब फोर्स का तो ये तो सिंपली हम जाने लग रहे हैं बिल्कुल बेसिक पे, तो स्टार्टिंग में तो आप कुछ को याद रखना ही पड़ेगा, फिर आपके बाद आप उनको रिलेट करा सकते हैं। सो फोर्स का होता है M1 L1 T माइनस 2, M1 L1 T माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट साथ में है तो इसके लिए लिखा L1 अपॉन चार्ज। चार्ज देखिए क्या होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये तो अभी पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर में। Q इक्वल्स टू आई टी। I के लिए एंपियर, टाइम के लिए T। सो यहां से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आया M1 L2 T माइनस 2, तो यहां है, ये जाएगा तो -3 और A माइनस 1। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। अब चार्ज का हमें पता ही है कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास होता है AT। सो यहां पे V अपॉन, सॉरी चार्ज का नहीं, हमें तो करंट चाहिए ना, V अपॉन आई। सो यहां कर दीजिए V अपॉन आई का क्या बनेगा, केवल A। सो यहां दैट इज इक्वल्स टू R का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। रेजिस्टेंस को हम जो सिंबल होगा वो सिंबल क्या बनेगा वो आप देख लीजिए। सिंबल होता है रेजिस्टेंस का ये, कुछ इस तरह से आपको दिखे तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, और ये फिक्स रेजिस्टेंस है। दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अगर ऐसा है कुछ तो ये सिंबल अगर आपको दिखा रखा है और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कैसा रेजिस्टेंस है, तो आप नाम देंगे दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। सो ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। दूसरा जो ओम मैंने एसआई यूनिट बताई थी, उस ओम को हम पूरा लिखने की बजाय ये सिंबल से डिनोट कराएंगे। इस सिंबल से हम ओम को बताएंगे। अगर ये लगा हुआ है किसी भी टर्म के पीछे तो आप समझेंगे कि वो रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, वो टर्म रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सो ओम को हम वैसे भी लिख सकते हैं। ये था हमारा रेजिस्टेंस के बारे में। अब बात ये आती है कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो हमें देखना है। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। Resistance depends on nature of material and dimension of material। डायमेंशन ऑफ मटेरियल का मतलब उसकी लेंथ और एरिया पे भी ये डिपेंड करेगा। साथ में ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। चलो ये भी लिख लो, एंड डायमेंशन ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर।
एंड टेम्परेचर। आज हम मेनली बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ मटेरियल, मतलब लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, इसके बारे में मेनली हम बात करेंगे। सो देखिए कि डिपेंड तो करता है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है भाई? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली? रेजिस्टेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली? वो हमें देखना है। सो देखिए, सबसे पहले हम ये देखें, मैं कहता हूं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करेगा, कैसे करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना कम एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। यह चीज कैसे होगी आप सोचकर देखिए कि भाई मान लीजिए एक गली है, गांव में कोई गली है, और उसमें हमने 20 बच्चों को दौड़ाया। सो उसका एरिया फिक्स है। वहां पे अगर हम उन 20 बच्चों को एक गली में दौड़ाएं जिसकी चौड़ाई केवल 5 फीट है, सो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां पे कोलिजन हो सकता है, और कुछ कोलिजन होंगे भी। मतलब बच्चे आपस में टकरा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा चौड़ाई उसकी नहीं है, और 20 बच्चों को हमने साथ दौड़ाया, तो कोलिजन होगा, तो आपस में गिरेंगे। कोलिजन होगा तो जो जल्दी जाना चाहिए था वो जल्दी नहीं जा पाएंगे, और कुछ की एनर्जी तो इतनी चली जाएगी, कुछ तो कोलिजन के कारण इतने प्रॉब्लम में आएंगे कि वो खड़े होकर चल ही नहीं पाएंगे। ये अचानक से क्या आ गया? सो वहां पे उस कंडीशन में अगर वो मूव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वहां पे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सेम कंडीशन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई कर दें कि एक पर्टिकुलर एरिया में से हमने इलेक्ट्रॉन को, एक कंडक्टर है जिसका कोई पर्टिकुलर एरिया है ए, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को मूव कराया। अगर एरिया कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिजन ज्यादा होगा। अगर कोलिजन ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा पाएंगे, मतलब मोमेंट कम होगा। मोमेंट कम हुआ तो करंट कम हुआ। करंट अगर कम हुआ, इसका मतलब उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसा है? ज्यादा है। जिस भी मटेरियल में करंट कम होगा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यह आप ध्यान रखिए। सो एरिया कम होने से मोमेंट कम हुआ, मोमेंट कम हुआ तो करंट कम हुआ, करंट कम, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। एरिया कम था, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आया? सेकंड केस में आप देखिए, जो कंडक्टर था, अगर उसकी पहले आप मान लीजिए कि एरिया ये था, ये कंडक्टर है, और उसका एरिया ए है। ये जो एरिया था ये ए एरिया था। सो हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया आर। अगर हम इसके एरिया को आधा कर दें, हमने इसके एरिया को आधा कर दिया है, सो इस कंडीशन में एरिया बना a बाई 2, a बाई 2। अगर एरिया कम हो गया है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं? सो यहां पे कितना बढ़ेगा? अगर एरिया आधा कर दिया है तो रेजिस्टेंस डबल होगा। पहले एरिया ए था, रेजिस्टेंस मान के चले आर, सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए।
एरिया अब की बार कर दिया है a बाई 2, रेजिस्टेंस बना R1 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a अपॉन 2। इस a अपॉन 2 को हम लिखेंगे 2 अपॉन a। इट मींस R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू 1 अपॉन a। क्या 1 अपॉन a R के बराबर नहीं था? इसका मतलब R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ R। कहने का मतलब कि यहां पे हमने जब एरिया आधा किया तो रेजिस्टेंस डबल हो गया है। यह बात आप ध्यान रखिए। इसका मतलब रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। डायमेंशंस में से हमने एरिया की बात कर ली, अब बात करें लेंथ की। लेंथ में मैं कहता हूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। कैसे होगा आप देखिए, कम नहीं सॉरी उतना ही ज्यादा होगा। ये तो डायरेक्टली है ना। इस चीज को हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L। उस कंडक्टर की लेंथ है L। हमने इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, और इसका एरिया था A, लेंथ है L। तो इसमें से करंट फ्लो हुआ I करंट फ्लो हुआ जब पोटेंशियल डिफरेंस V था। सेकंड केस में हम ये कहते हैं कि हमने इस कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया है, और अगर लेंथ डबल कर दी और लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अब भी V ही रहा, जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसमें कोई चेंज नहीं आया है। सो इसको कंसेप्चुअली आप समझिए कि यहां पे हमने इसकी लेंथ को कर दिया है डबल। जब हमने लेंथ को डबल कर दिया लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखा, तो यहां पे आप देखिए, वैसे भी आप सिंपली सोचिए कि जब L लेंथ थी तो उसमें रेजिस्टेंस R था। हमने एक आइडेंटिकल कंडक्टर, मतलब सब चीजें सेम मटेरियल का है, सेम उसका साइज है, सेम एरिया लेंथ, सब चीजें सेम रहेंगी। वो एक आइडेंटिकल कंडक्टर और लिया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया। जब एक कंडक्टर था तो उसमें रेजिस्टेंस था R। अगर एक कंडक्टर हमने और लगा दिया और कुछ इस तरह से कनेक्ट किया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया है, ये सीरीज में कनेक्ट हैं दोनों। मैं यहां से चलूं और यहां से आऊं तो ये दोनों सीरीज में है, एक ही रास्ते पे हैं, तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी सीरीज में ही होगा। और सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो कैपेसिटर वाला नहीं बनेगा, उससे अपोजिट आएगा। जो हमने कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते वक्त यूज किया था, वही फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते वक्त यूज करेंगे। वहां पैरेलल में किया था C1 प्लस C2, ये पैरेलल का था। सीरीज में जब रेजिस्टेंस होंगे तो करेंगे R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। सो जब इसका रेजिस्टेंस R था, मतलब इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R, इसके साथ हमने ये दूसरा जोड़ दिया आइडेंटिकल, तो इसका भी बनेगा R, इसका भी R। क्या R1 R प्लस R इक्वल्स टू 2R नहीं आ गया है? इसका मतलब लेंथ बढ़ने से, अगर लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी आया डबल। अगर 3 टाइम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आएगा 3 टाइम्स। 4 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आएगा 4 टाइम्स। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये आप यहां से देख सकते हैं। दूसरा तरीका आप यहां से देख लीजिए। मान लो कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर था और इसकी लेंथ है L। इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट।
तो क्या इस कंडक्टर की L लेंथ के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन L नहीं होगा? L लेंथ थी, V पोटेंशियल डिफरेंस, E इक्वल्स टू V अपॉन L। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है। सो E इक्वल्स टू V अपॉन L हमारे पास आ गया है। अब यहां पे आप देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर लेंथ कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज्यादा। इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट भी ज्यादा कराएगा, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ज्यादा मतलब उनकी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा। एवरेज वेलोसिटी ज्यादा इसका मतलब उनका इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम। कब थी? जब लेंथ कम थी तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आया, क्योंकि इस कम लेंथ के कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। भाई कम रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंगर बनेगा, जैसे जैसे रीजन बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता जाएगा। सो स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आएगा। इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आया इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। सो रेजिस्टेंस कब कम आया? जब लेंथ भी कम थी। कहने का मतलब रेजिस्टेंस भी कम, लेंथ भी कम। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ गया है? सेकंड में आप देखिए कि आपने कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया है। यह थोड़ा फिजिक्स के हिसाब से है। सो कंडक्टर की लेंथ को डबल करने से पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम रखते हैं, सेम बैटरी अप्लाई करते हैं V वोल्ट की, लेकिन लेंथ अब की बार बन गई है 2L। सो यहां पे आप देखिए E इक्वल्स टू V अपॉन 2L। क्या लेंथ ट्वाइस नहीं हो गई है? लेंथ अगर ट्वाइस हो गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा कितना? हाफ ऑफ इनिशियल, पहले वाले से आधा हो गया है। पहले E था, इसका नाम E1 दे दो। सो E1 इक्वल्स टू E बाई 2। अब की बार आधा ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां काम करेगा, क्योंकि रीजन ज्यादा बड़ा हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर रहेगा, और वीकर रहेगा तो वो वीक फोर्स ही इलेक्ट्रॉन पे लगा पाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे अगर वीक फोर्स लग रहा है तो उस वीक फोर्स के कारण उनका मोमेंट भी कम होगा। अगर मोमेंट कम हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी कम ही आएगा। कब आया इलेक्ट्रिक करंट कम? और अगर इलेक्ट्रिक करंट कम इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। ये कब आया? जब लेंथ हमने ज्यादा कर दी। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी क्या आया हमारे पास? ज्यादा। इसका मतलब फिर से रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो इस चीज को आप यहां से भी देख सकते हैं। सो ये थे दो फैक्टर जिस पे हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब हम आगे चलें कि रेजिस्टेंस और किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो देखिए। या पहले इन दोनों को हम कंबाइन करें इन दोनों को आप कंबाइन करिए फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को, तो हमें मिलेगा R इज इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को कंबाइन ही तो किया है, इसको और इसको। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएं सो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये जो हमारे पास रो आ गया है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है
हेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और दूसरा इसका नाम, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हम नाम देंगे, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का दूसरा नाम हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी देते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और दूसरा नाम इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी देते हैं। एंड रो इज आल्सो कॉल्ड, यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जो नाम बनेगा वो नाम है, एंड इट्स नेम इज, इसका ये लिख लीजिए, एंड इट इज कॉल्ड, and it is called specific resistance, specific resistance and or electrical resistivity, electrical resistivity। सो ये जो हमारे पास रो आया है, इस रो को हम नाम देंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इस नाम से देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। रेजिस्टेंस तो एक पूरे ऑब्जेक्ट का बनेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर एरिया का जब हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो एक स्पेसिफिक एरिया और लेंथ का हो गया है, एक पर्टिकुलर एरिया और लेंथ का है, तो हमने उसका नाम दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब वो किस लेंथ और एरिया का है वो हमें देखना है। अगर यहां पे जो हमारे पास R इक्वल्स टू रो L अपॉन A आया, अगर मैं लेंथ को 1 मीटर कर दूं और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, तो यहां पे हमारे पास दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, यही हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस बनेगा, किसी ऑब्जेक्ट की यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल पाएंगे। अगर यहां पे एक इतना बड़ा कंडक्टर है और इस कंडक्टर की यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस बनेगा, हम उसको नाम देंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको हम डिनोट करते हैं रो से। सो इसकी डेफिनेशन आएगी, इट मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस specific resistance is the resistance of object of unit length and unit area। एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस बनेगा उसका हम नाम देंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहां पे जैसे रेजिस्टेंस जो था वो था रो L अपॉन A, लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन रेजिस्टिविटी तो एक यूनिट लेंथ और यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया की बनेगी। तो वहां पे अगर मैं ये कहूं कि एक कंडक्टर L लेंथ का था, A एरिया था, तो उसका रेजिस्टेंस आया R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रेजिस्टिविटी कितनी बनेगी? लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी बनेगी रो। अब सेकेंड टाइम में मैं कहता हूं कि इस कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दो, मतलब इसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, एरिया ए ही रखा। इस कंडीशन में आप रेजिस्टेंस बताइए, रो एल कितनी हो गई है? ट्वाइस ऑफ एल
अपॉन ए, ये R1 आया और ये बनेगा रो L अपॉन ए, इसका मतलब 2R1। लेंथ चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो गया है, लेकिन अगर इस 2L लेंथ के कंडक्टर के कोरस्पॉन्डिंग मैं आपसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ लूं तो क्या आएगी? पहले केस में रो थी, सेकंड केस में भी रो ही आएगी, क्योंकि यहां पे लेंथ तो हमें 1 मीटर लेनी है, कितनी भी हो, कितना भी बड़ा कंडक्टर हो, एक यूनिट लेंथ और यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। सो यहां भी लेंथ 1 मीटर थी, यहां भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और यहां भी लेंथ 1 मीटर, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां जो रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था उतना ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहां रहेगा। कहने का मतलब केवल रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का होता है। सो ये हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, और अब इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर हम यूनिट निकालें तो यूनिट क्या आएगी? क्या हम यहां से रो की वैल्यू निकाल लें? रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। आर रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, इसकी यूनिट आएगी ओम। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू ओम मीटर। ये हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी हम इसको नाम देंगे, उसका इतना यूनिट आया है ओम मीटर। अगर डायमेंशंस की बात की जाए, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की जाए, तो रेजिस्टेंस का आपने निकाल ही लिया है, वो था M1 L2 T-3 A-2 इनटू एरिया का जो बनेगा वो एरिया का आएगा हमारे पास L2 अपॉन लेंथ इसका बनेगा L1। सो यहां हमारे पास आया M1 L4, और इसमें से ये L ऊपर जाएगा तो -1 करेगा, तो L3 T-3 A-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब उससे आगे चलते हैं। आप जानते हैं ओम्स लॉ से कि V इक्वल्स टू आर आई। वी नो दैट V equals to RI, where R equals to rho L upon A। जगह कम है तो हम यही काम चलाएंगे, rho L upon A, और साथ में ये करंट भी था, हमने R की वैल्यू पुट की है यहां पे सिर्फ। अब यहां जो क्वांटिटी बनी rho L I upon A, this I upon A is this I upon A is करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाई J। इट इज डिनोटेड बाई J। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी it is defined as current flowing per unit area, current flowing per unit area placed perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट है उसके परपेंडिकुलर आना चाहिए एरिया। जैसे यहां पे ये एक एरिया रखा है और इस एरिया में से हमने ये करंट पास कराया, आई करंट।
आई करंट पास हुआ, ए एरिया है, सो करंट डेंसिटी आएगी J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। आप यहां पे देखिए जो एरिया है वो कैसे रखा है, एरिया कुछ ऐसे है और करंट कुछ ऐसे आ रहा है। सो क्या इस एरिया के परपेंडिकुलर, सॉरी, और क्या ये एरिया इस करंट के परपेंडिकुलर नहीं है? करंट और एरिया में 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन ध्यान रखना कि यूनिट वेक्टर एरिया का और इस करंट में एंगल 0 डिग्री है। यही कंडीशन यहां पे है कि यहां पे जो यूनिट एरिया है वो यूनिट एरिया इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो ये हमारे पास करंट डेंसिटी बनेगी। देखिए इसमें और आप देखिए कि मान लीजिए, चलो नेक्स्ट पे करना ही पड़ेगा, अगर यहां पे आपके पास करंट है कुछ इस तरह से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एरिया परपेंडिकुलर। ये एरिया परपेंडिकुलर है करंट की डायरेक्शन के। अगर करंट इस तरह से है और एरिया कुछ रखा है इस तरह से, सो इस एरिया के और करंट में परपेंडिकुलर का एंगल नहीं है। यहां पे जब हम एरिया को कंपोनेंट्स में निकालेंगे तो आप देखिए क्या होगा, इसका जो एरिया बनेगा वो आएगा कुछ इस तरह से। ये एरिया की डायरेक्शन हो गई है, या मैं ये कहूं कि एरिया यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई है एन कैप, और ये एरिया यूनिट वेक्टर करंट के साथ एंगल बनाता है अल्फा। अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराऊं तो एक कंपोनेंट तो बनेगा ये, दूसरा कंपोनेंट बनेगा ये जो कंपोनेंट आएगा इसकी वैल्यू होगी हमारे पास ए कोस अल्फा, और ये कंपोनेंट बनेगा ए साइन अल्फा। आप बताइए मुझे कि ये जो कंपोनेंट ए कोस अल्फा आया, ये कंपोनेंट इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह से, ऐसे करंट जाएगा, ये ए कोस अल्फा आएगा, और ये ए कोस अल्फा इस तरह से रखा मिलेगा, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर इस तरफ मिलेगा, ये ए कोस अल्फा एन कैप आप कर लीजिए। जैसे गोज लॉ में हमने, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब हमने किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया को क्रॉस कर रही है और वो एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। सेम चीज यहां है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जगह करंट है कि करंट एक परपेंडिकुलर एरिया में से कितना पास हो रहा है। करंट पर यूनिट एरिया और पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। सो यहां पे ये कंपोनेंट ने तो करंट को पास ही नहीं होने दिया, सिर्फ ये कंपोनेंट पास होने देगा। सो यहां पे करंट डेंसिटी आएगी आई अपॉन ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आया है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया ए कोस अल्फा। अब ये मत सोचना कि इसको तो मैंने इस तरफ बताया था, करंट भी इसी तरफ, ए कोस अल्फा भी इसी तरफ। बच्चों ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन एरिया जो ए कोस अल्फा आएगा वो कुछ इस तरह से है और करंट है इस तरफ। इसका जो कंपोनेंट आया वो ए कोस अल्फा एन कैप। क्या ये एरिया इस करंट के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है, लेकिन इसके यूनिट वेक्टर के पैरेलल है। सो यहां पे J इक्वल्स टू आई अपॉन एरिया परपेंडिकुलर। करंट तो आई था, परपेंडिकुलर एरिया कौन सा बना, कौन सा कंपोनेंट आया परपेंडिकुलर? ए कोस अल्फा। यहां से I इक्वल्स टू J ए कोस अल्फा। जो J है वो करंट डेंसिटी है और हम इसको नाम देंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था, यहां भी हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे।
दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ कॉस आ रहा है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज एंड दैट इज इक्वल्स टू आई। ये हमारे पास बनेगा। और यहां पे आप देख लीजिए, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो उनके प्रोडक्ट से क्वांटिटी आती है वो स्केलर आती है, और करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। अब इस करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये वेक्टर क्वांटिटी है, J इज वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है सो इसकी डायरेक्शन भी होगी, इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज along the motion of positive charge, along the motion of positive charge, or we can say, or along the, its direction is along the motion of positive charge or along the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी मूव करेगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो आप ये बोल लीजिए या ये बोल लीजिए। सो इन दोनों की डायरेक्शन में हमारी करंट डेंसिटी रहेगी। ये थी करंट डेंसिटी, जिसको हमने बताया करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। इसको हम J से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जो कंडक्टर था उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थी V। अगर इसकी लेंथ L मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E इक्वल्स टू V अपॉन L। एक L लेंथ के कंडक्टर जिसके एंड्स के अक्रॉस V वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई की, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E। क्या हम यहां से V की वैल्यू निकाल लें? V इक्वल्स टू EL। एक V की वैल्यू ये आई, दूसरे V की वैल्यू ये आई, ये भी होती है, इसमें पुट किया तो हमारे पास रो L I अपॉन A। सो इस V की वैल्यू पुट करिए, रो L I अपॉन A। L से L कैंसिल आउट, इस I अपॉन A को आप लिख लीजिए करंट डेंसिटी। यहां से E इक्वल्स टू रो J। ये जो हमारे पास रिलेशन आई है, दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रो। इन तीनों के बीच में ही तो ये रिलेशन है। सो आपसे अगर तीनों के बीच रिलेशन पूछ ली जाए तो आप ये बताएंगे। साथ में ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे पास आया है, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब एक नेक्स्ट टर्म आती है क्वांटिटी जिसका नाम है कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो। रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए, जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया सिग्मा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें आएगा कंडक्टेंस, और इसको हम G से डिनोट करते हैं, और G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट करेंगे एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सो यहां पे रो की वैल्यू आई 1 अपॉन सिग्मा। इस रो की वैल्यू यहां पुट करिए।
हमें मिलेगा E इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा J। सिग्मा को इस तरफ मल्टीप्लाई कराइए, J इक्वल्स टू सिग्मा E। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रिलेशन को आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हमने सिग्मा से डिनोट कराया, इसकी यूनिट कितनी आएगी? बस यूनिट और कर लीजिए। क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो है? रो की यूनिट कितनी आई थी? ओम मीटर। यहां पे आप लिखिए, मैं यहां कर रहा हूं सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, रो की यूनिट ओम मीटर। सो सिग्मा की यूनिट बनेगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इस इनवर्स के कारण ये पूरे के ऊपर माइनस है। कई जगह आपको ये प्लस में मिलेगा, लेकिन ओम को हम लिखेंगे अपोजिट और ये बनेगा MHO। माइनस था तो इसको अपोजिट कर दिया, M को आगे लाए और O को सबसे पीछे ले गए। ओम का बन गया मोहो MHO और ये मीटर इनवर्स। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट है। इसको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बोल लो या मोहो मीटर इनवर्स बोल लो। साथ में एक यूनिट हम इसको और नाम देते हैं, इस मोहो की जगह हम लिखेंगे सीमेन मीटर इनवर्स। ये यूनिट हमारे पास इसकी हो सकती हैं, आप इनको ध्यान रख लीजिए। बस ये ध्यान रखिए सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, रो की यूनिट ओम मीटर, तो फिर सिग्मा की वैल्यू या सिग्मा की यूनिट आप निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट आप बता पाएंगे। यह था आज का हमारा टॉपिक। इसको अच्छे से करिए, हो सकता है थोड़ा लेंदी हो लेकिन इंटरेस्टिंग है, आसान भी है, और अगर आप स्टेप वाइज चलते जाएंगे तो होता जाएगा, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो इसको अच्छे से करिए, नोट्स तैयार करिए अपने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।